हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं हिस्ट्री का अगला चैप्टर यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों इतनी छोटी सभ्यता तो है नहीं, बड़ी सभ्यता है। इस वजह से हम धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज उसके बारे में हम बताते चले जाएंगे और आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा। दोस्तों अगला जो पिछला जो हमने वीडियो पढ़ाया था वो पढ़ा था मैंने इतिहास यानी प्राचीन इतिहास में। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी प्राचीन इतिहास का ही भाग है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे यानी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का और संविधान का, फिर साइंस का, हर चीज़ों के बारे में हम लोग जानते रहेंगे और उतना जानेंगे जितने बारे में हमारे एग्जाम में पूछता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि हम लोगों को एक किताब को खाली चाटना नहीं है, हमें एक किताब को पढ़ना है, उस तरीके से पढ़ना है, उस तरीके से याद रखना है जिसके बारे में जब एग्ज़ाम में पूछता है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है। क्या क्या? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या उसी को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से क्या समझ में आ रहा होगा? देखिए ना ऊपर क्या लिखा है, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इन 3 नामों से जानने का क्या कारण है। तो सबसे बड़ी बात, पहली बात हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों घाटी सभ्यता का मतलब क्या है, घाटी का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए देखा जाए तो प्राचीन काल में सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी थी, लेकिन अब समझिए बात को, घाटी का मतलब होता है किनारा यानी घाट कहा जाता है ना कि चलो घाट किनारे देखा जाता है नदी का पानी या कैसे देखा जाता है। तो कहने का मतलब यही है किसी भी जल के किनारे वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं यानी घाट बोलते हैं। वो चाहे झील हो, चाहे तालाब हो, चाहे नदी हो या सागर हो, महासागर हो, उन सब के किनारे को हम क्या बोलते हैं, घाट ही बोलते हैं। तो उसी तरीके से यह भी सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी खोज हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो सिंधु घाटी नदी के किनारे का ही क्षेत्र मिला हुआ है, या तो फिर सिंधु घाटी के जो सहायक नदियां हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, मंडार, इस तरह दाश्क नदी। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो कई नदियां ऐसी जो कि सिंधु की कई सहायक नदियां जहां जिसके किनारे मिले हैं। इससे ये समझ में आता है, क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि पहले के लोग जीविकोपार्जन के लिए, जीने के लिए वो क्या करते थे, वो नदियों के किनारे ही बसते थे। क्यों बसते थे? क्योंकि हर इंसान को, हर जानवर को, सबको पता है कि हमें जीने के लिए अगर खाने की ज़रूरत है तो उससे भी कहीं ज़्यादा हमको ज़रूरत है पीने की, यानी पानी पीने के लिए ज़रूरत हमको पड़ती है। तो दोस्तों पानी की जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, हमको जाना पड़ेगा कहाँ, पानी के पास। वो पानी कहाँ मिलेगा? आज ठीक है हम लोग क्या करते हैं, कुआं खोद देते हैं, सबमर्सिबल से पानी निकाल लेते हैं, हैंड पाइप है उससे पानी निकाल लेते हैं। लेकिन आज से याद रखिए थोड़ा 2500 साल पहले क्या ऐसा था? कुछ भी नहीं था। इंसान जाता था, पास के जो झील होता था, तालाब होता था, नदी, जहाँ भी जाता था वहाँ पर पानी पीता था। तो पहले के जानवर भी क्या करते थे, वो सब भी नदियों के किनारे ही बसते थे। क्यों बसते थे? क्योंकि उनको भी पता है कि एक न एक समय हमको जाना पड़ेगा पानी पीने के लिए। तो वो समय निर्धारित रहता था कि 1 बजे या दोपहर में जैसे सूरज जब एकदम आकाश में चढ़ जाता था तो उसी समय सारे जानवर पानी पीने के लिए जाते थे। इंसान समझ जाते थे कि यहाँ पर अब खतरनाक जानवर आने वाले हैं तो हम लोग थोड़ा हट जाएँ। तो इस तरीके से समय निर्धारित होता था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का टारगेट क्यों, मतलब लक्ष्य क्या था मतलब कि यह सिंधु घाटी सभ्यता ही नाम दिया गया। सभ्यता नाम इसलिए दिया गया कि प्राचीन काल में जब लोग इसी किनारे बसते थे तो उन्हें बसने के कारण इस सभ्यता को, सिंधु का मतलब होता है सिंधु के आसपास के लोग, सिंधु घाटी का मतलब सिंधु घाटी यानी किनारे। हड़प्पा का मतलब ये है, हड़प्पा का मतलब क्या था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, जैसा कि आप पहले देख रहे हैं क्या है, हड़प्पा। इस वजह से इसका नाम ही पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों याद रखिएगा जैसे हम लोग हैं क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि अगर हमको मान लिया हम किसी शहर में, हर इंसान शहर की तरफ क्यों भागता है? क्योंकि उसको पता है शहर में जाने पर हमें रोजी रोजगार मिल जाएगा, हमें खाने के लिए सामान मुहैया हो जाएगा, सामान उपलब्ध हो जाएगा, रहने के लिए मकान मिल जाएगा, किराए पर मतलब मकान मिल जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी मिल जाएगी यानी कि आने जाने की सुविधा भी हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि इस वजह से शहरों की तरफ हम भागते हैं। सोचिए ना कोई बड़ा सा कॉलेज अगर खोल दिया जाए गाँव में, देहात में, बंजर इलाके में, और वहाँ कोई रहता भी ना हो,
तो वहाँ कोई जाना पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। क्यों नहीं पसंद करेगा? क्योंकि उसको पता है कि यार वहाँ जाने पर हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कुछ पीने को नहीं मिलेगा। उस कॉलेज हम पढ़ने जाएंगे 10 किलोमीटर हम पैदल जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं मिलेगी, तो हम कहाँ से जाएंगे? तो प्राचीन काल में भी लोग इसी तरीके से नदियों किनारे बसते थे। तो हुआ कैसे कैसे ये सब प्राणी जो पहले के जो लोग थे वो सब कैसे विलुप्त हो गए? दोस्तों आज से 2500 साल पहले भी मतलब लोग शहरी हुआ करते थे। ताज्जुब होती देखिए कि पहले भी लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं, कंघी के साक्ष्य मिले हैं, हेयर बैंड के साक्ष्य मिले हैं, नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति मिली है। तो क्या मतलब था? मतलब यह था कि पहले के लोग कुशल कारीगर थे, पहले के लोग भी शहरी थे। क्योंकि ईंट जो मकान बने हुए होते थे वो किसके बने होते थे? पक्के ईंटों के। कई जगह देखा था कच्चे ईंटों के बने थे, यानी इतने सभ्य थे पहले के लोग। तो हुआ क्या रहा होगा दोस्तों? देखिए होता क्या है कि मान लिया नदियों किनारे लोग बसते थे, अपना अपना मकान बना के रहते रहे होंगे, लेकिन एक समय ऐसा आया रहा होगा जब या तो धरती या तो नदियों का प्रलय, या नदियों में प्रलय कब होता है? जब बाढ़ आता है तब। लेकिन बाढ़ से इतनी जल्दी तबाही नहीं मचेगी दोस्तों। हुआ क्या रहा होगा? अंदाज़ा लगाया जाता है, सभी विद्वानों ने अपने अपने स्टेटमेंट, अपने अपने अलग अलग कथन दिए हैं। क्या मानना है उनका मानना ये है कि हो सकता हो कि रिएक्टर स्केल के जो भूकंप आते हैं, देखिए 4 और 3 रिएक्टर स्केल के भूकंप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन दोस्तों यहीं जब 5 के से ज़्यादा जब बढ़ जाता है, 6, 7, 8, 9, 9.4 ही रिएक्टर स्केल तो था जब 2004 में सुनामी आई थी। तो दोस्तों जब 10, 11 बढ़ता है तो क्या होता है कि हमारी नदी हिलने लगती है। जब हिलने लगती है तो क्या होता है? नदियों का पानी एक तरफ से दूसरे तरफ बढ़ जाता है, वो बढ़ते चला जाता है। तो वो क्या करेगा? सपोज दैट हम यहाँ खड़े हैं और ढेर सारे पानी के 50 मीटर ऊपर से बहाव आएगा, और ढेर सारी जब पानी अपने साथ चलती है दोस्तों तो ढेर सारे मलबा लेके चलती है, और वो मलबा क्या करेगा? हमको ढक लेगा। ढकने के बाद क्या होगा? हम इसी में विलुप्त हो जाएंगे, हम इसी मर जाएंगे। कई सौ साल बाद जब खुदाई होगी तो निकलेगा एक बोर्ड निकलेगा, उस पर लिखा हुआ रहेगा, हमारे हाथ में घड़ी निकलेगा, हमारे हाथ में ये 2 मार्कर निकलेंगे, चश्मा निकलेगा। तो लोग कहेंगे यार पहले के लोग चश्मा भी लगाते थे, घड़ी पहनते थे, और ऊपर फैन और ट्यूबलाइट लगे रहते थे। इस तरीके से लोग एग्जाम्पल देंगे। तो प्राचीन काल में भी ऐसे ही हुआ है। तो दोस्तों ये तो हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा। सिंधु का मतलब होता है सिंधु के आसपास के लोग, सिंधु घाटी का मतलब होता है घाटी यानी सिंधु नदी के किनारे। और कई नदियां ऐसे थे जहां पे जो जुड़े हुए थे किससे? सिंधु नदी से दोस्तों, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। और बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं दोस्तों, आइए बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो खोज हुआ था वो था हड़प्पा के बारे में, यानी हड़प्पा की खोज कब हुई? यह स्थल यानी किसकी खोज हुई? उत्खनन वर्ष यानी किस वर्ष इसका उत्खनन किया गया, यानी खोज किया गया। उसके बाद खोजकर्ता, यहाँ पे नदी के किनारा, किस नदी किनारे? स्थान, एक्चुअल स्थान कौन सा, उसके बारे में। तो सबसे पहले जो वर्णन करते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा की खोज किया था वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने किया था। यह किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। अब रावी नदी कहाँ पर है आपको पता है? हिमाचल प्रदेश से होते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। पाकिस्तान जाने के बाद ये कहाँ पे स्थित है? मांटगोमरी ज़िला, पंजाब में। यानी कि रावी नदी कहाँ पर है? जो दयाराम साहनी ने खोज किया है हड़प्पा, वो कहाँ पर है? मांटगोमरी ज़िला है, पंजाब, यानी पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसका नाम है पंजाब प्रांत। वहाँ पे ये स्थित है, वर्तमान समय में भी है ये। ठीक है दोस्तों, दूसरा स्थल जो है वह है मोहनजोदड़ो। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि दोनों अपने आप में विशाल है, दोनों अपने आप में एक स्पेशलिटी रखते हैं, खासियत रखते हैं। दोस्तों हम सब विधिवत वर्णन करेंगे, लेकिन एक छोटा सा लेक्चर आप देख लीजिए, उसके बाद में आगे एक एक के बारे में विधिवत वर्णन करता जाऊँगा। मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी दोस्तों वर्ष 1922 ईस्वी में, रखालदास बनर्जी ने किया था। और ये मोहनजोदड़ो है कहाँ? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी किनारे दोस्तों? सिंधु नदी किनारे। स्थल का नाम क्या है? किस स्थल पे है, किस स्थान पर है? सिंध के लरकाना ज़िले, पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान का एक ज़िला है जिसका नाम सिंध, सिंध एक प्रांत है जिसका ज़िला है लरकाना, वहाँ पर ये स्थल है, प्राप्त हुआ है। क्या नाम है इसका? मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे बात करते हैं सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर की जो खोज हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1927 में। 1927 में किया किसने था? R.L. स्टाइन ने। R.L. स्टाइन ने, ये एक खोजकर्ता थे और इन्होंने खोज किया था वर्ष 1927 में। R.L. स्टाइन ने दाश्क नदी के किनारे, यह बलूचिस्तान में सिंधु की सहायक नदी है। देखिए दोस्तों अभी आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो नदियाँ वो सिंधु की सहायक नदियाँ ही हैं। इसी वजह से सिंधु नदी सबसे प्राचीन में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी नदी थी। ठीक है, और दाश्क नदी यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, बातों बातों में आपको लेक्चर के थ्रू में बता भी देता हूँ कि दोस्तों जब बात किया जाता है कि
तिथि क्या है? तो सभी विद्वानों का अलग अलग मत है, सभी विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन सर जॉन मार्शल ने जो अपना मत स्टेटमेंट दिया, उनका स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो दिया वो C14 यानी C14 कार्बन डेटिंग विधि द्वारा उन्होंने प्रमाणित किया है, और इसका जो काल निर्धारित किया गया है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी जो इसका काल है वो BC में है। BC और EC तो समझ में आता होगा, AD, यानी 2500 साल से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में यह काल निर्धारण किया गया है। तो दोस्तों ये समझते रहिएगा। अब बात करते हैं चनहूदड़ों के बारे में। चनहूदड़ों की खोज किया गया था वर्ष 1931 में MC मजूमदार द्वारा। किसके द्वारा? MG मजूमदार द्वारा खोज किया गया था चनहूदड़ों का वर्ष 1931 में। यह है सिंधु नदी के किनारे। चनहूदड़ों भी सिंधु नदी के किनारे दोस्तों, याद रखिएगा। अब ये कहाँ पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान, यानी चनहूदड़ों जो है वो है सिंधु नदी किनारे, और कहाँ पर है ये? पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ठीक है। अब बात करते हैं रंगपुर। रंगपुर की खोज किया गया था वर्ष 1953 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा। वर्ष 1953 में रंगपुर की खोज की गई थी, लेकिन माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया था। कहाँ पर है? मंदार नदी के किनारे। और जगह का नाम क्या है? स्थान का नाम है अहमदाबाद, कठियावाड़, भारत, यानी अहमदाबाद गुजरात में यह स्थल है। कौन सा स्थल है? देखिए दोस्तों, रंगपुर, ठीक है। अब बात करते हैं कोटदीजी। कोटदीजी भी एक स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है, उसका जिसकी खोज किया गया था वर्ष 1935 में धुर्रिये ने किया था। ये भी एक उत्खननकर्ता थे, इन्होंने वर्ष 1953 में इसका खोज किया, और 1935 में। यह भी है सिंधु नदी किनारे, जगह का नाम है सिंध प्रांत, पाकिस्तान। अब बात करते हैं रोपड़। दोस्तों रोपड़ की खोज किया गया था वर्ष 1953 में। रोपड़ खोज किया गया था वर्ष 1953 में Y.D. शर्मा के द्वारा। Y.D. शर्मा के द्वारा रोपड़ की खोज 1953 में Y.D. शर्मा के द्वारा सतलज नदी के किनारे प्राप्त किया गया, पंजाब, भारत, यानी ये जो है भारत में है, और एक जो बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, ये सब ये पाकिस्तान में है। बात समझिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का खोज किया गया था वर्ष 1953 में। जिन्होंने उत्खनन किया, जिन्होंने खोज किया, उनका नाम है अमलानंद घोष। इनका नाम है अमलानंद घोष। दोस्तों घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पर? घग्गर नदी। प्राचीन में इसी नदी को सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, घग्गर नदी को, ध्यान दीजिएगा। अब ये कहाँ पर है? गंगानगर, राजस्थान का एक जगह का नाम है जिसका नाम है गंगानगर। एक प्रांत, एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है राजस्थान। यही घग्गर नदी आगे चल के कच्छ के रन में जाके खो जाती है। अब बात करते हैं लोथल की बात। दोस्तों लोथल जो है इसकी खोज किया गया था 1955 से लेकर 1963 तक। तो 1955 ही लिखिएगा, लेकिन जैसे जब लंबा कार्यकाल होता है ना तो वो दोनों लिख दिया जाता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर 1963 भी आएगा तो वो भी ठीक है, 1955 भी आ जाएगा प्रश्न में तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो लोथल की खोज हुई थी दोस्तों वर्ष 1955 से लेकर 1963 तक। किसने किया था? SR राव ने। किसने किया था? SR राव ने किया था। किस नदी किनारे है दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे, यानी कौन सा जगह है? लोथल है। 1955-63 में इसकी खोज हुई, SR राव ने किया था, भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद। कहाँ पर है दोस्तों? अहमदाबाद, कठियावाड़, यानी गुजरात में है। भोगवा नदी कहाँ पर है? गुजरात में। अब बात करते हैं आलमगीरपुर। इसको आलमगीर भी कहा जाता है, आलमगीरपुर भी कहा जाता है, इस जगह का नाम जो है। इसकी खोज हुई थी दोस्तों वर्ष 1958 में। कब हुए थे? 1958 में। यज्ञ दत्त शर्मा 1958 में इसकी खोज हुई जिससे, और यज्ञ दत्त शर्मा जी ने किया था इसकी खोज की थी। और हिंडन नदी किनारे। हिंडन नदी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है मेरठ। मेरठ में ही यह जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। हिंडन नदी किनारे है मेरठ में, उसी का नाम है आलमगीरपुर, ठीक है। अब बात करते हैं बनवाली। बनवाली की खोज हुई थी दोस्तों वर्ष 1973 में RS बिष्ट द्वारा। बनवाली की खोज 1973 में RS बिष्ट द्वारा किया गया था। और यह किस नदी किनारे है? सरस्वती नदी, यानी प्राचीन में इसका नाम सरस्वती, लेकिन यह नदी अब विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है। हिसार हरियाणा में यह नदी पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं दायमाबाद। दोस्तों दायमाबाद की खोज हुई थी वर्ष 1974 से लेकर 1979। तो 1974 आप मानिएगा, BP बोपर्दीकर द्वारा किया गया था। BP बोपर्दीकर, या प्रश्न में आता है तो सिर्फ आता है बोपर्दीकर द्वारा किया गया था। तो दोस्तों देखिएगा कहाँ पर है? गोदावरी नदी के किनारे, अहमदनगर, महाराष्ट्र में, यानी कहाँ पे? गोदावरी नदी किनारे।
और अहमदनगर यानी महाराष्ट्र याद रखिएगा। अब बात करते हैं धौलावीरा। धौलावीरा की खोज हुई थी दोस्तों वर्ष 1990 में RS बिष्ट द्वारा किया गया था मनसर एवं मनहर नदी के किनारे। यह सिंधु की एक नदी है दोस्तों, सहायक नदी है जिसका नाम है मनसर एवं मनहर नदी, और जो कच्छ के रण में जाके खो जाती है दोस्तों। ठीक है, अब अगला जो है लास्ट पॉइंट है वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी का खोज किया गया दोस्तों वर्ष 1997 में रफ़ीक मुग़ल ने किया था। सरस्वती नदी के किनारे यह स्थल प्राप्त हुआ है और ये सरस्वती नदी अब खो चुकी है। अब यहाँ पे जगह का नाम है हरियाणा जो है कहाँ पर है, इंडिया यानी भारत में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप पहले इस पॉइंट को याद करिए। अगर आपको हम पूरा एकदम लिखवाते चले जाएं दोस्तों तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से धीरे धीरे आप लिखते भी चले जाइएगा और इसको याद करते जाइएगा। आगे के टॉपिक हम लेकर आएंगे दोस्तों। इसमें हम एक चीज़ और नोट कराना चाहते हैं कि सबसे उत्तरी जो होता है, यानी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जो स्थल है वो कौन सा जगह है, वो है मांडा। सबसे उत्तरी स्थल कौन सा दोस्तों, उसका लिखिएगा सबसे उत्तरी स्थल मांडा। मेरे साथ लिखिए, ऐसे लिखिएगा मांडा उत्तरी स्थल। ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और दक्षिणी स्थल की बात करें, दक्षिणी स्थल जो होगा आपका दायमाबाद। क्या होगा दोस्तों, ये दायमाबाद, ये सबसे दक्षिणी स्थल है दायमाबाद। ये दायमाबाद कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में। आप सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो दोस्तों पूर्वी ये होगा, तो पूर्वी स्थल की बात करेगा तो ये है आलमगीरपुर। ठीक है दोस्तों, ये है आलमगीरपुर। जैसा कि आलमगीरपुर आप देख सकते हैं यहाँ पर है आलमगीरपुर, आप देखिए यहाँ पर आलमगीरपुर है। ठीक है ना, ये सबसे पूर्वी स्थल है। तो आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है। अब पश्चिमी स्थल क्या होगा, पश्चिमी स्थल होगा दोस्तों सुतकांगेडोर। ये सबसे पश्चिमी यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा होगा, सुतकांगेडोर। तो इस तरीके से चारों स्थलों के बारे में भी आप जानते रहिएगा। और मैंने ये बता दिया कि किसने इसकी खोज की और किस नदी किनारे है, किस स्थल पर है, स्थल का नाम बता दिया है, किस वर्ष किया गया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी सब के बारे में हम बताएंगे कि किस जगह से कौन से खोज हुए हैं, तो इसके बारे में विधिवत वर्णन करेंगे आगे चल के। और मेरे साथ बने रहिएगा इसी तरीके से। आगे चल के हम इन्हीं की इसी वीडियो का प्रश्न उत्तरी लेके आएंगे दोस्तों। आप मेरे साथ बने रहिएगा, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।